नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना होंगे। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के क्या है मायने, इस खबर पर करेंगे हम आज विस्तार से चर्चा भी। इसके अलावा दिखाएंगे खबर बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के बाद क्या है आज का अपडेट। बताएंगे बिहार और कर्नाटक में क्यों मचा है सड़कों पर घमासान। होगी बात बाढ़ बारिश से आज उत्पन्न हुए हालात की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कल फ्रांस और यूएई की यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। फ्रांस में बैस्टिल डे परेड में शामिल होने के साथ ही राष्ट्रपति मैक्रों से करेंगे द्विपक्षीय मसलों पर बात। सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी होगी मुलाकात। सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन समेत तमाम मसलों पर होगी बातचीत। यूएई दौरे में पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ करेंगे बातचीत। ऊर्जा, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होगी विस्तार से बातचीत। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में जारी है घमासान। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख किया। कहा, हिंसा का वीडियो फुटेज देखने के बाद होगा विजेता प्रत्याशियों का ऐलान। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में बीजेपी की टीम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हिंसा के लिए ममता सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, लोकतंत्र हुआ है शर्मसार। ममता को बताया वाम दलों से भी बदतर। बिहार विधानसभा में जारी है हंगामा। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट के चलते बीजेपी ने फिर मांगा तेजस्वी का इस्तीफा। पूछा, इतने कम उम्र में तेजस्वी यादव इतने संपत्ति के मालिक कैसे बने। पटना में प्रदर्शन कर रहे किसान सलाहकारों पर भी लाठीचार्ज से उठा हुआ है बवाल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, नाबार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और सहकारी समितियों के विकास की रीढ़। इसके बिना गांवों के विकास की कल्पना करना संभव नहीं। दिल्ली में यमुना अब भी खतरे के निशान के पार। टूटा 45 साल का पुराना रिकॉर्ड। बड़ी संख्या में लोगों ने छोड़ा घर-बार। बाढ़ प्रबंधन में लापरवाही पर दिल्ली सरकार पर बरसी बीजेपी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। पेरिस में जारी पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में भारत के निशात कुमार ने जीता रजत पदक। 2024 के पैरालंपिक खेलों के लिए भी किया क्वालिफाई। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी बधाई। तो आप देख रहे हैं तभी इस वक्त की सुर्खियां खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाने जा रहा है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत फ्रांस के रणनीतिक संबंधों के 25 वर्षों के मौके पर पीएम मोदी की यह यात्रा बेहद खास होने जा रही है। दोनों देश आपसी सहयोग के तमाम क्षेत्रों पर नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है, तो वहीं क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों या कहा जाए समस्याओं पर भी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी फ्रांस के बाद संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भी करेंगे, जहां वो अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी बातचीत करेंगे और तमाम मसलों पर विस्तार से आपस में सहयोग को आगे बढ़ाने पर बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह अपनी 3 दिन की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान न केवल तमाम द्विपक्षीय मसलों पर विस्तार से बात होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार विमर्श होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 13-14 जुलाई को पेरिस का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इस परेड में तीनों सेनाओं के भारतीय सशस्त्र बलों का एक दस्ता भी भाग लेगा। प्रधानमंत्री इनके राष्ट्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आएंगे
और इनकी सेना और भारतीय सेना की टुकड़ी से सलामी लेंगे। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन ये केवल इसलिए ही नहीं महत्वपूर्ण है कि ये भारत और फ्रांस की ये 25 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों से औपचारिक वार्तालाप करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के सम्मान में एक राजकीय भोज के साथ साथ एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा में फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस की सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। वे फ्रांस में भारतीय प्रवासियों, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी है। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। इस रणनीतिक साझेदारी के कई स्तंभ हैं, जिनमें सुरक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु क्षेत्र में जुड़ाव, प्रौद्योगिकी साझेदारी, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और कई अन्य मुद्दे शामिल हैं। India and France have a long-standing strategic partnership, which actually captures series of strategic convergences that both countries have on a range of issues. And this year marks 25th anniversary of our strategic partnership. There are several pillars of our strategic partnership, and each of these pillars would come up for stock taking and the pathway ahead in terms of future cooperation in these areas. इसके बाद प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अबू धाबी के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत करेंगे। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसे आगे बढ़ाने और साधनों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगी। यह वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने पर चर्चा करने का भी अवसर प्रदान करेगी। Both of them, of course, also enjoy excellent personal rapport, which is reflected in their very frequent engagements. They last met in June in Abu Dhabi when PM visited UAE while on his return from the G7 summit in Munich. They have since, of course, also met in many virtual platforms, including the last one in July last year during the I2U2 summit. इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। मेघना देव और अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के लिए रवाना होंगे। भारत फ्रांस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है ये यात्रा। अगर आपसी संबंधों के लिहाज से बात की जाए, कैसे एक ऐतिहासिक संबंध दोनों देशों के बीच में है, आइए हम सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों का आकलन इस वीडियो वॉल के माध्यम से करते हैं कि भारत फ्रांस संबंधों का हम जिक्र करते हैं तो एक नई ऊंचाई को देखते हैं, लेकिन इस ऊंचाई का आधार कहां नजर आता है उसको भी समझने की जरूरत है। 1998 में दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी हुई और उसने एक अपने आप में नए प्रकार के स्थिति और सहयोग को एक आकार दिया। रक्षा, सुरक्षा, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर रणनीतिक साझेदारी का एक आधार तैयार हुआ। उसके आधार पर कई प्रकार के सहयोग को आगे बढ़ाया गया। इसके तहत मैरीटाइम हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, ऐसे तमाम जो क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं, इनमें भारत और फ्रांस के बीच में सहयोग दिन ब दिन लगातार आगे बढ़ते रहे और आंकड़े, संख्या इस बात की तस्दीक करते हैं। यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी फ्रांस लगातार समर्थन करता रहा, क्योंकि भारत वहां पर स्थायी सीट के लिए दावेदारी करता है। फ्रांस एक मित्र देश के नाते, सहयोगी के नाते भारत की इस बात का समर्थन करता है। इसके अलावा मिसाइल तकनीक की बात हो, वासेनार समझौता हो या फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप तक पहुंच हो, ये तमाम बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में स्थितियां थी, लेकिन इन सब में सहयोग किया फ्रांस ने एक मित्र देश के नाते। बीते अगर 25 वर्षों में रणनीतिक साझेदारी की बात की जाए तो आईटी, स्मार्ट सिटी, रेलवे, स्किल और पूंजीगत निवेश जैसे तमाम ऐसे मसले या क्षेत्र हैं जहां पर बीते कुछ वर्षों में लगातार सहयोग आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्रांस के लिए भारत तेजी से बन रहा है निवेश स्थल, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में अगर बात की जाए तो फ्रांस से भारत में एफडीआई,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लगातार एक इजाफा देखने को मिला और बीते कुछ वर्षों में लगातार फ्रांसीसी कंपनियों की मौजूदगी भारत में बढ़ती दिखाई पड़ रही है। 1000 से ज्यादा फ्रांस की कंपनियां इस वक्त भारत में काम कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं। यानी भारत और फ्रांस के संबंधों या व्यापारिक संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो ये 1000 से ज्यादा कंपनियों की मौजूदगी दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देती नजर आ रही। फ्रांस है भारत में 11वां सबसे बड़ा एफडीआई देने वाला देश, यानी कि फ्रांस के माध्यम से जो निवेश आता है वो भारत में किसी भी देश के माध्यम से आने वाले निवेश का 11वें नंबर का देश है। लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत है, संभावनाएं बहुत है, इसीलिए शायद इस दिशा में लगातार तेज गति से काम भी हो रहा है। साल 2000 से 2021 के बीच में फ्रांस से भारत में लगभग $10 बिलियन का निवेश आया है और यह संख्या लगातार अब बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। वहीं फ्रांस में भारत की 150 से ज्यादा कंपनियां कारोबार कर रही हैं और इन कंपनियों के माध्यम से फ्रांस में हजारों लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। यानी कि भारत की कंपनियों के माध्यम से फ्रांस की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा संबल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा 2020 और 21 के बीच द्विपक्षीय व्यापार की अगर बात की जाए तो ये $7.86 बिलियन के आसपास है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए तेज गति से काम हो रहा है और किन क्षेत्रों में इसको बढ़ाने की बात हो रही है उसमें सबसे ज्यादा आईटी, रोड के डेवलपमेंट को लेकर, शहरी विकास हो, कृषि हो, खनिज, ऊर्जा, पर्यावरण, इन तमाम सेक्टर्स में काम हो रहा, क्योंकि इन पे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स भी बने हुए हैं। यानी दोनों देशों ने मिलकर इस पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाए हैं कि आखिर हम मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है और दोनों देश अपनी अपनी क्षमताओं का सहयोग एक दूसरे के साथ करके अर्थव्यवस्था में एक तरीके से एक दूसरे को सहयोग देते नजर आएंगे। कोविड के समय भी भारत ने बहुत ज्यादा मदद की फ्रांस को, क्योंकि तमाम दवाएं और मेडिकल उपकरण से लेके तमाम प्रकार का सहयोग भारत ने फ्रांस को उपलब्ध कराया था। इसकी दुनिया भर में तारीफ भी हुई, तो फ्रांस ने भी इसके लिए भारत को धन्यवाद दिया था सीधे तौर पर। सेना के तीनों अंग संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, यानी कि भारत के तीनों सेनाओं के अंग, नौसेना, सेना और थल सेना, वायुसेना की अगर बात की जाए तो वो फ्रांस की अपनी अपनी समकक्ष टुकड़ियों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करती हैं। ये हमारी रक्षा सुरक्षा जरूरतों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों की सरकारों के बीच हुआ राफेल लड़ाकू विमान का समझौता, हम जानते हैं कि फ्रांस के माध्यम से भारत को राफेल विमान मिलना शुरुआत हो चुकी है और ये दोनों देशों के बीच की सरकारों का एक समझौता था जिसके तहत भारत की रक्षा क्षमताएं बढ़ती दिखाई पड़ रही। फ्रांस के सहयोग से भारत में बनी है 6 स्कॉर्पियन सबमरीन। ये 2006 से सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद अभी जाकर ये सिलसिला पूरा हुआ है और इसके लिए फ्रांस ने एक तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया भारत को और भारत को विश्वास दिलाया कि हाँ, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। और उसके बाद में भारत ने अपनी नौवहन की जो क्षमताएं हैं उसमें इजाफा किया और ये 6 सबमरीन जो है अपने आप में स्कॉर्पियन ग्रुप की, वो अपने आप में हिंदुस्तान में बन गई। 1960 के दशक से दोनों देशों के बीच में स्पेस में सहयोग, अंतरिक्ष में सहयोग लगातार चल रहा है और बीते कुछ वर्षों में इसमें बहुत बड़ा एक उछाल देखने को मिला है। भारत और फ्रांस के बीच 2008 में हुआ था सिविल न्यूक्लियर समझौता। उसके बाद में हमने देखा कैसे फ्रांस के सहयोग से भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की शुरुआत हुई, उसका सिलसिला आगे लगातार चल रहा है। भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था IESA इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसमें 100 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं और ये भारत और फ्रांस की पहल थी। प्रधानमंत्री मोदी के एक तरीके से खास तौर से पहल कहा जा सकता है, जिसको फ्रांस का सहयोग मिला और दुनिया के तमाम देश इसके साथ में जुड़ते नजर आ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा भारतीय फिलहाल इस वक्त फ्रांस में रहते हैं और ये संख्या अपने आप में बढ़ने की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से लोगों के साथ संपर्क, एक दूसरे में आवागमन की सुविधा, मोबिलिटी की सुविधा को बढ़ाने की बात चल रही है, उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण। फ्रांस बना भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश और अमेरिका को पीछे छोड़कर फ्रांस ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अब एक तरीके से बना है आपूर्तिकर्ता देश। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दोनों जो नेताओं की तस्वीर है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री, इनके बीच भी की केमिस्ट्री अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 15 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की मैक्रोन के साथ 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और कल 5वीं मुलाकात होने जा रही है। महज 15 महीनों में 5 मुलाकातें होने जा रही, 4 हो चुकी हैं। किस तरीके से, उसका भी हम जिक्र करते हैं। मई 2022 में पीएम मोदी ने फ्रांस की यात्रा की थी, उस वक्त उनकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा जून 2022 में जर्मनी में G7 के इतर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा नवंबर 2022 में बाली में G20 के तहत भी इतर एक
दोनों नेताओं की मुलाकात हुई मई 2023 में हिरोशिमा G20 अभी की बात है, उस वक्त भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2015 में फ्रांस की यात्रा की थी, उस वक्त भी वहां मुलाकात हुई। हालांकि उस वक्त प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति अलग थे, लेकिन ये फ्रांस और भारत के संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। नवंबर 2015 में भी COP21 में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंचे थे और उन्होंने वहां की यात्रा की थी। इसके अलावा जून 2017 में फ्रांस का दौरा किया प्रधानमंत्री मोदी ने। अगस्त 2019 में भी फ्रांस की यात्रा पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। तो भारत और फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों की बात की जाए, दोनों नेताओं की आपसी केमिस्ट्री की बात की जाए, 15 महीने में होने जा रही ये 5वीं मुलाकात भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरीके से ये बेहद खास है, ये अपने आप में दिखाता है और इसी से हम चर्चा भी करेंगे किस प्रकार से भारत और फ्रांस के संबंध अपने आप में बेहद तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस पे चर्चा, इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है और पीएम मोदी फ्रांस की इस यात्रा पे जा रहे हैं, इसके मायने क्या है और किस तरीके से ये काम करती नजर आएगी और यहां से दोनों देशों के संबंधों में कैसे एक बड़ा उछाल दिखाई पड़ेगा। निश्चित तौर से भारत फ्रांस ही नहीं बल्कि दुनिया की भी नजरें लगी हुई हैं और दोनों नेताओं के बीच में कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का जो आधार तैयार किया गया है, उस पर यहां से कैसे आगे बढ़ा जाएगा। रणनीतिक सहयोग के 25 साल पूरे हो चुके। इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं। प्रभु दयाल जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं हमारे साथ में। सर बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। इसके अलावा आलोक बंसल जी जुड़ चुके हैं, रणनीतिक मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर दयाल, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है रणनीतिक सहयोग के 25 साल के बाद में और बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी एक चीफ गेस्ट के नाते वहां पहुंच रहे हैं। ये भारतीयों के साथ सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि कैसे संबंधों को आगे बढ़ाया जाए उसके लिए एक अपने आप में मील का पत्थर साबित होने जा रही है यात्रा। जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा सम्मान है और साथ ही साथ ये एक ऐसा मौका है जब भारत और फ्रांस मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे और जो 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की उसको आगे कैसे ले जाया जाए, इस विषय पे विचार विमर्श करेंगे और आगे की दिशा तय करेंगे। खासतौर पे बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, स्ट्रेटेजिक, कल्चरल, साइंटिफिक, एकेडमिक, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे विचार में डिफेंस कोऑपरेशन का जो एरिया है वो है। और भारत और फ्रांस के बीच में अब ये जो डिफेंस पार्टनरशिप बनती जा रही है ये बहुत मजबूत होती जा रही है। आपने अभी ये अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया कि फ्रांस अब दूसरे नंबर पे है उन देशों में जिनसे भारत डिफेंस से रिलेटेड सामान खरीदता है। 2017 से लेकर 2021 के बीच में जो भारत ने सामान खरीदा वो 85% 3 कंट्रीज से लिया गया, रूस, फ्रांस और यूएस, जिसमें फ्रांस दूसरे नंबर पर था। तो भारत की जो रक्षा से संबंधित जरूरतें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम बहुत खतरे के एरिया में हैं। हमारा जो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल क्षेत्र है इर्द गिर्द वो खतरों से बढ़ा है। एक तरफ चीन जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे है और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे पाकिस्तान, दोनों अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आते हैं और किसी ना किसी तरह से हमको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। चीन से तो अब बहुत ज्यादा जो खतरा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल मिस्टर दयाल, जो आप बात कह रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनौतियां हमारे सीमाओं के कई इर्द गिर्द मौजूद हैं। आलोक बंसल जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। आलोक जी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बीते कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी या समझ है वो बहुत बेहतर हुई है। जिस बात का जिक्र मिस्टर दयाल भी कर रहे थे कि इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी हमने बहुत ज्यादा सहयोग को आगे बढ़ाने में स्पष्टता एक तरीके से लाई है। तो ये महज रक्षा खरीदार और उस लेवल तक सहयोग नहीं है बल्कि यहां से ये आगे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नई बात यह है कि रक्षा और उस लिहाज से अगर देखा जाए, सुरक्षा के लिहाज से, तो हम को प्रोडक्शन करने तक, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने तक तेज गति से आगे बढ़ने को तत्पर नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि फ्रांस और भारत के बीच में जो सहयोग है ये दशकों पुराना है और अब पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जब भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक नेतृत्व करता था, तब फ्रांस पश्चिमी खेमे में होने के बावजूद एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। और इसी कारण सन 98 में जब हमने परमाणु विस्फोट किए थे अटल जी की सरकार के दौरान, उसके बाद भी फ्रांस वो पहला राष्ट्र था जो भारत की तरफ पहुंचा था। अगर आपको याद हो तो उसके बाद 98 की जो रिपब्लिक डे परेड थी, उसमें फ्रांस के उस समय के राष्ट्रपति आए थे। अब पिछले कई सालों में फ्रांस और भारत के बीच में जो रक्षा क्षेत्र में सहयोग है वो तो बढ़ा ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में हमने एक नई पहल की है जिसमें दुनिया के 100 से भी ज्यादा राष्ट्र आज सम्मिलित हो चुके हैं। एक ऊर्जा की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। पर रक्षा क्षेत्र में जो है हमारी काफी आगे सहयोग बढ़े हैं। जैसे आपने कहा रफेल, जो भारत का सबसे बड़ा रक्षा सौदा था रिसेंट पास्ट का, वो हमने फ्रांस के साथ किया। और अब ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के अनुसार के दौरान 26 और रफेल विमान जो कि वायुयान क्या कहते हैं जी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करेंगे, जो मैरीटाइम वर्जन है, वो उनका भी सौदा होगा। साथ ही साथ स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हमने पहले फ्रांस ने जो हमने तकनीक दी थी उसके द्वारा हमने मज़गान डॉक्स में बनाई थी, वो और आगे बढ़ेंगी। क्योंकि अब जैसे जैसे भारत एक विशाल वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, भारतीय नौसेना एक इसका जो रोल है, इसका जो दायित्व है, वो और बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, और उस दायित्व में कहीं ना कहीं फ्रांस जैसे जो सहयोगी देश है वो एक तरीके से अपनी भूमिका को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फ्रांस से ही, पेरिस से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कल एक तरीके से उनके आगमन की तैयारी भी वहां पर चल रही है। अमृतपाल, हम समझना चाहेंगे फ्रांस के नजरिए से, क्योंकि आप वहां पहुंचे हुए हैं, बैस्टिल डे परेड एक बहुत बड़ा एक मौका होता है किसी भी देश के लिए, राष्ट्रीय एक दिवस के तौर पर, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री का पहुंचना, क्या कुछ तैयारियां और किस प्रकार की स्वागत को लेकर भी एक हलचल और खबरें वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर? पहले महत्व प्रधानमंत्री को इनवाइट करने का बस्तील डे परेड पे, ये इनका नेशनल डे है। खैर एक लंबी हिस्ट्री है। 1789 में जब रेवोल्यूशन हो रही थी तो ये बस्तील एक प्रिजन है, उसको तब रेवोल्यूशनरीज ने स्टॉर्म किया था, तो इस दिन उसको कमेमोरेट किया जाता है। इनका नेशनल डे है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, इनकी कॉन्शियसनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। जैसे हमारे कर्तव्य पथ पे 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस पे परेड होती है, वैसी ही, हालांकि इतनी ग्रैंड और इतने बड़े लेवल पर नहीं, पर क्योंकि छोटा मुल्क है, छोटी फौज है, तो उस ये भी अपनी एक मिलिट्री परेड करते हैं। उसमें ये कभी कभार एक फॉरेन अतिथि को इनवाइट करते हैं। हर साल हमारी तरह ये एक चीफ गेस्ट इनवाइट नहीं करते हैं। लास्ट गेस्ट ऑफ ऑनर 2017 में तब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। प्रधानमंत्री का यहाँ पर बुलाया जाना राष्ट्रपति मैक्रोन के द्वारा ये दर्शाता है कि फ्रांस भारत के साथ जो रिलेशनशिप है उसको कितनी महत्वता देता है। भारतीय कंटिंजेंट मार्च करेगी, ट्राई सर्विसेज कंटिंजेंट है जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों और एक बैंड इंडियन थल सेना का वो मार्च करेगा। तो वो हालांकि एक सिंबॉलिक है, वो छोटी टुकड़ियां हैं भारतीय फौज की, पर जो आपका ग्रोइंग डिफेंस पार्टनरशिप है उसको दर्शाता है। रफेल जो इन्हीं से आपने खरीदा था, आपकी वायुसेना ने, उसका फ्लाई पास्ट में 3 जहाजों का पार्ट लेना, वो एक सिंबॉलिक है, पर ये वो सिंबलिज्म उसकी ये है कि भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं, खास करके मिलिट्री और सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में, वो कितने मजबूत हैं। बिल्कुल अमृतपाल, आप रहिए हमारे साथ में, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी लगातार जुड़े। एम्बेसडर प्रबोध दयाल जी, किस तरह से आप देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ इस दौरे के दरमियान बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्या एक बड़ा एजेंडा होगा, किन मसले और मुद्दों पर सहयोग को आगे बढ़ाने की बात होगी और कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं? एम्बेसडर दयाल, आपने शायद आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए एक बार, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। मैं म्यूट पे तो जी, नहीं। जी, अभी आपकी आवाज आ रही है जी, अपनी बात रखें आप। जब प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ बात करेंगे तो अनेक क्षेत्रों पे बात होगी।
क्योंकि ये बहुत ही उच्च स्तर की मीटिंग है और दोनों के साथ बहुत बड़ी टीमें हैं। जैसे रक्षा पे तो बात होगी ही, इस पे तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन और भी ऐसे क्षेत्र हैं जैसे दूरसंचार, अंतरिक्ष का क्षेत्र अब दोनों देशों के कोऑपरेशन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। देखिए, भारत जो है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन जो उसका है गगनयान, उसके लिए एक इंडो फ्रेंच वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई है और जरूरी है कि इस मिशन के दौरान, इस प्राइम मिनिस्टर की विजिट के दौरान इस संदर्भ में भी बातचीत होगी। लेकिन फिर भी मैं ये दोहराना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें भारत और फ्रांस का कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है वो डिफेंस का एरिया, और इससे ज्यादा जरूरी कोई और चीज है ही नहीं। देखिए, साहब तो एक्सपर्ट हैं इस पे, और वो खुद जानते हैं कि अगर आपकी सुरक्षा में कोई ढील हुई तो फिर तो खतरे बढ़ते ही हैं। बिल्कुल, खतरे बढ़ते जाएंगे, लेकिन खतरों से निपटा कैसे जाए ये भी सर बहुत जरूरी है इस वक्त आलोक जी, क्योंकि खतरे और चुनौतियों की अगर बात की जाए तो टेररिज्म जैसा जो एक मसला है ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, और कैसे इससे निपटा जाए इस पर एक साझा समझ फ्रांस और भारत रखते हैं। इस प्रकार की चुनौतियों से, जो वैश्विक चुनौतियां, उससे निपटने को लेकर भी आपको लगता है कि इस पूरी बातचीत के दरमियान एक सहमति या सहयोग की एक बात आगे बढ़ती दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल, पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हमने फ्रांस के अंदर उपद्रव और प्रदर्शन देखे हैं, और फ्रांस के अंदर भी पहले कई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उसको देखते हुए भारत और फ्रांस के बीच में इस क्षेत्र में सहयोग की काफी मेरे ख्याल से संभावनाएं हैं, और आगे चलकर दोनों राष्ट्र आतंकवाद से निपटने के लिए कोई घोषणा भी कर सकते हैं और नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और साथ ही साथ इस स्ट्रेटजी के साथ साथ हमारी जो रक्षा सेनाएं हैं उनके बीच में जो सहयोग है वो भी हो रहा है, क्योंकि डिफेंस कोलैबोरेशन में सिर्फ इक्विपमेंट की बात नहीं है, आगे ये है कि हमारी रक्षा सेनाएं एक दूसरे के साथ सहयोग में ऑपरेट कर सकें। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अमृतपाल जी ने जैसे कहा कि बेस्टिल डे परेड में हर साल कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं बुलाया जाता, 2017 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी को बुलाया जा रहा है, पर उससे भी ज्यादा रेयर है कि किसी विदेशी राष्ट्र की सेनाएं बेस्टिल डे परेड में पार्ट लें, हिस्सा लें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि भारत की तीनों सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां जो है बेस्टिल डे परेड में होंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये दिखलाता है कि हमारी सेनाओं और उनकी सेनाओं में किस तरीके का सहयोग है। और जैसा कि आपने कहा, अन्य जो क्षेत्र जिनमें सहयोग होगा, आतंकवाद का मुद्दा है ही है, अर्थव्यवस्था का है, भारत चाहेगा कि फ्रांस की कंपनियां कुछ निवेश करें, जहां हमारा रक्षा क्षेत्र में सहयोग की बात है। हम ये भी चाहेंगे कि आगे चल के राफेल जो आगे आ रहे हैं उसमें जो स्वदेशी जो उसका इनपुट है, जो उसका इंडिजिनाइजेशन कंटेंट है वो और ज्यादा बढ़े पहले से था, और आगे चलकर कोई अगर कोलैबोरेटिव वेंचर्स हो जिसके कंपोनेंट्स भारत में ही बनाए जा सके, राफेल कंपनी किसी भारतीय कंपनी के सहयोग में करे, जैसा कि वो कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए, उसको और आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, कैसे आगे बढ़ाया जाए ये भी बहुत महत्वपूर्ण। अमृतपाल, एक जल्दी से समझना आपसे ये भी चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा बीते कुछ दिनों में एयरबस के माध्यम से 250 विमानों का एक सौदा हमने देखा। सरकार के स्तर पर भी हम लगातार देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो या को प्रोडक्शन की बात हो, भारत लगातार मेक इन इंडिया पे जोर दे रहा है। इस दौरे से किस प्रकार की हम उम्मीदें, आकांक्षाएं लगा सकते हैं इस दिशा में जहां ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और व्यापार की बात की जा रही है? नहीं आरेंद्र, आपको सवाल दोहराना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा शोर है, मैं सुन नहीं पाया। जी, मैं अपना सवाल दोहराता हूं कि व्यापार और निवेश के लिहाज से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिहाज से क्या कुछ उम्मीद इस दौरे से प्रधानमंत्री के हम कर सकते हैं? ओके, देखिए, जैसे एम्बेसडर तायल कह रहे थे कि सिर्फ सुरक्षा, सिक्योरिटी, इसी पर ये रिलेशनशिप बेस्ड नहीं है। जैसे आपने पूछा व्यापार के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, और जो आपका मल्टीफेसेटेड रिलेशनशिप है उसके लिहाज से ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब एलसी पैलेस में बैठ के राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे तो इन सभी क्षेत्रों पे बात होगी कि आप अपनी ट्रेड कैसे आगे बढ़ाएं, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें, को प्रोडक्शन आप कैसे करें, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के लिहाज से आप इस रिश्ते को आगे कैसे लेके जाएं, डिफेंस में और क्षेत्रों में, क्लीन एनर्जी, ग्रीन
हाइड्रोजन, क्लाइमेट चेंज पर आप कैसे कोऑपरेट करें, स्टार्टअप्स को आप कैसे बढ़ाएं, स्टार्टअप्स स्पेस में आपकी कोऑपरेशन है। आप जानते हैं इसरो की, जिस तरह की इसरो आज एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रांस का उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत पुराना सहयोग रहा है स्पेस क्षेत्र में। तो पर अब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना कि आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सहयोग से बढ़कर इसको ओपन अप करें स्टार्टअप्स में। कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं स्पेस सेक्टर में, जियोस्पेशियल उसमें, तो क्या प्राइवेट इंटरैक्शन, जो इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट स्टार्टअप्स कैसे इसको आगे बढ़ावा दें। तो ये सब जो मुद्दे रहेंगे, ये एलिसी पैलेस में दोनों लीडर्स के, एलिजे पैलेस में दोनों लीडर्स के बीच में तो डिस्कस होंगे ही, पर नॉन गवर्नमेंटल लेवल पर जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन सीईओ राउंड टेबल को एड्रेस करेंगे तो वहां इस बारे में बात हो सकती है। तो ये सब मुद्दे डिस्कस होंगे। मुझे पता है आपने मुझे ये सवाल पूछा नहीं है, पर मैं मेघना, हमारी कॉलीग को लाना चाहूंगा। मेघना, आप मैं देख रहा हूं कल से आप इंडियन कम्युनिटी से काफी बात कर रही हैं, जो प्रधानमंत्री उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये बताएं कि हमारे दर्शकों को कि इंडियन कम्युनिटी में किस तरह का एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री की इस विजिट को लेकर। देखिए अमितपाल, अगर हम देखें तो यहाँ पर हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ये कम्युनिटी इवेंट होना है, जो जगह यहाँ पर है। और यहाँ पर आज हम आए हैं, कल ये इवेंट होना है, लेकिन आज ही यहाँ पर काफी इंडियन कम्युनिटी के जो भारतवंशी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो एक तरीके से ये इस जगह को देखने आए हैं, जानने आए हैं कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, क्या हो रहा है। और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशंस जो है वो काफी दिनों से चल रहे थे। जो एम्बेसी है उसने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाला था जिसपे कई लोगों ने रजिस्टर किया है। कुछ लोगों से आपकी बात कराती हूँ यहाँ पर जल्दी से, किस तरीके का एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं। कल इवेंट होना है, काफी लोग आज से ही यहाँ पर आ चुके हैं देखने के लिए, क्या माहौल है? मैडम, बहुत एक्साइटमेंट है। जैसे आप लोगों ने बताया बहुत सही कि हमारी पूरी इंडियन डायस्पोरा एक्साइटेड है, और हम जो है इंडियन एम्बेसी के साथ इसको मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो पिछले 3-4 दिन से तो हम लोग रात को सोए भी नहीं है, डे एंड नाइट काम चल रहा है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। वी वेलकम मोदी जी विद ओपन हार्ट्स एंड ऑल ऑफ अस अक्रॉस पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट बैकग्राउंड। वी आर वेरी वेरी एनर्जाइज्ड। सो बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ पे। बिल्कुल, क्या कहेंगे, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है, और तैयारियां भी बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रही हैं। बहुत 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 हमें एक्साइटमेंट है। ऐसा समझ लो कि पेरिस का परफ्यूम ज़्यादा पूरे दुनिया में मशहूर है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी का कामों का जो महक है वो यहाँ के परफ्यूम से भी ज़्यादा है। तो यहाँ के लोग इतने उत्साहित है, इतने उत्साहित है कि कब आए, कब उनको देखे, कब उनकी बातें सुने, और हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। फ्रेंच लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि नेता तो ऐसा ही होना चाहिए, बस वही विश्व नेता है, और वो विश्व गुरु भी है। तो देखिए, ये एक्साइटमेंट है लोगों में, और ना केवल भारतवंशी यहाँ पर आने वाले हैं बल्कि फ्रेंच नेशनल्स भी इस कम्युनिटी इवेंट का हिस्सा होंगे, जो कि कल होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट कल का ये खास तौर पर रहेगा। बिल्कुल, पीपल एट द हार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, जो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। आरेंद्र, बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। हमारे पास वक्त फिलहाल इतनी इजाजत दे रहा है। आप दोनों, आलोक बंसल जी, प्रभुदयाल जी, आपका बहुत शुक्रिया, और अमृतपाल सिंह आपका, इसके अलावा मेघना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि जब दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से देखा जाए, 25 वर्षों की एक रणनीतिक एक साझेदारी को देखा जाए, और यहां से कैसे आगे बढ़ा जाए, उसका भी एक खाका, एक आधार तैयार होता नजर आएगा। तो निश्चित तौर से इस पूरे दौरे पर प्रधानमंत्री के हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आगे हम क्या दिखाने वाले हैं, न्यूज नाइट पे उसका भी जिक्र कर लेते हैं कि आगे है पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में बीजेपी टीएमसी में लगातार तकरार बढ़ रही है। क्या है उसके मायने, क्या हुआ है, आज का अपडेट इस पूरी खबर पर दिखाएंगे विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है।
अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और बड़ी खबर की ओर बात पश्चिम बंगाल की। 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में हिंसा की वजह से लगातार सवालों के घेरे में रही है। चुनाव से पहले और बाद तक लगातार हो रही हिंसा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट एक बार फिर से सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने कहा है कि हिंसा के वीडियो देखने के बाद ही वो कौन पंचायत चुनाव में जीता है इस विजेता का ऐलान करेगा। इस बात पे बहुत सख्ती हाईकोर्ट ने दिखाई है। इस बीच भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर जमकर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये कैसा लोकतंत्र है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के नतीजे चाहे जो स्थिति बयान कर रहे हों, लेकिन इस दौरान हुई भारी हिंसा ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन मामलों को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अदालत ने कहा है कि विजेता प्रत्याशियों का ऐलान हिंसा के वीडियो फुटेज देखने के बाद किया जाएगा। इस सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा से जुड़े हजारों वीडियो फुटेज उपलब्ध कराए थे। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इस बीच भाजपा की टीम हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। टीम का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी की राजनीति को वाम दलों से भी बदतर बताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में पीड़िता सुशीला मंडल के परिवार से मुलाकात की। ये क्या हो रहा है ममता जी, ये क्या हो रहा है? एक गरीब की झोपड़ी में आपके लोग आकर के उठापटक करते हैं, तोड़ देते हैं, सामान फेंक देते हैं, इसके बेटे को कटारी से मारते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए पार्टी को उसके लिए बाहर व्यवस्था करनी पड़ती है और बात करती है लोकतंत्र की। शर्म आनी चाहिए ममता जी आपको। पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर कांग्रेस ने भी राज्य की सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय बल आने में इतना देर क्यों लगी और ये देर करने की वजह भी क्या था? किसको मदद करने के लिए केंद्रीय बल तैनाती में इतना देरी किए गए? ये लूटने का मौका बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को किसने दिए? पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जारी हिंसा मंगलवार को मतों की गिनती के दौरान भी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण चुनावों के वोटों की गिनती के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले में एक केंद्र के बाहर हिंसक झड़प हो गई। हिंसा में गोली लगने से ISF के 2 कार्यकर्ताओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का शासन हिंसा का पर्याय बन चुका है। बुधवार के दिन भी राज्य में पंचायत चुनाव की मतगणना के बीच बम बरामद किए गए। ये बम भांगर इलाके से बरामद हुए हैं और बम निरोधक दस्ते ने इसे नियंत्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रसन्नजीत की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव लगातार सवालों के घेरे में रहे, लेकिन पीछे की जो तस्वीर है वो बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में भी कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जो लगातार कई प्रकार के गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बिहार में इन दिनों हंगामा बरपा हुआ है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट आने के बाद से भाजपा बेहद मुखर नजर आ रही। इस पूरे मसले को लेकर विधानसभा में भी आज इस मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। उधर किसानों के एक संगठन के प्रदर्शन के दौरान बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसके बाद से नीतीश सरकार कई प्रकार के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप तो जारी हैं ही, विधानसभा में भी जोरदार हंगामा हो रहा है। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब सदन में तारांकित प्रश्नों का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो भाजपा के विधायकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। भाजपा के विधायकों ने कुर्सी उठाई और सदन के अंदर पोस्टर भी दिखाए, जिसके बाद अध्यक्ष ने पोस्टर हटाने का आदेश दिया। बीजेपी विधायक तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सत्ता बचाने के लिए एक भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री, चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोग को ये मुख्यमंत्री बचा रहे हैं। गौरतलब है कि लैंड फॉर जॉब केस में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद भाजपा लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी इस मामले में नीतीश को भी निशाने पर ले रही है। ये तानाशाह सरकार है और पूरी भारतीय जनता पार्टी तानाशाह को हटाने के लिए संकल्पित है। राजद के लोगों को तो सबसे पहले जो भ्रष्टाचार में लिप्त परिवार है,
जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि आरजेडी तमाम आरोपों से इनकार कर रही है। मेरे पे तो चार्जशीट 2017 में हुआ था। अरे चार्जशीट 2017 में हुआ था कि नहीं हुआ था? 17 से 23 हो गया, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। तो जब हम ओथ लेने जा रहे थे दोबारा तो मना कहने किया ओथ मत लो, अब ओथ ले लिए तो बोल रहा है कि ओथ क्यों ले लिया। उधर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य भर के किसान सलाहकार अपनी मांगों को लेकर बुधवार को पटना में विधानसभा का घेराव करने सड़कों पर उतरे। विधानसभा पहुंचने से पहले उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए हैं, महिलाओं को भी चोट आई है। विधानसभा के आसपास कोई भी किसी भी तरीके से प्रदर्शन धरना नहीं कर सकता है। उसके लिए गर्दनीबाग धरना स्थल चिन्हित किया हुआ है। गिरफ्तारी हुई है क्योंकि 144 का वायलेशन हुआ है। किसान सलाहकार जनसेवक के पद पर समायोजित करने की मांग कर रहे थे। किसान सलाहकारों का कहना है कि पिछले 13 साल से बिहार सरकार उन लोगों को ठग रही है। हम लोगों को जनसेवक का दर्जा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार के बाद अगली खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई। कर्नाटक में दिगंबर जैन मुनि आचार्य श्री काम कुमारानंदी महाराज की हत्या के बाद से वहां पर भी हंगामा मचा हुआ है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए और इस मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। 6 जुलाई से उनके लापता होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद उनकी हत्या की पुष्टि पुलिस ने की है। कर्नाटक में दिगंबर जैन मुनि आचार्य श्री काम कुमारानंदी महाराज की हत्या पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा विधायकों ने बंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कर्नाटक के भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हत्या के मामले में कुछ भी नहीं किया गया है। कानून और पुलिस का कोई डर नहीं है। सभी असामाजिक तत्व खुलेआम घूम रहे हैं। कर्नाटक में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राजभवन तक मार्च किया और राज्यपाल थावरचंद गहलोत को ज्ञापन सौंपा। जैन मुनि नंदी महाराज की निर्मम हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई सवाल खड़े किए। It is shocking that Karnataka, just in a few months, has gone under Rahul Gandhi's Congress government to becoming a safe haven for criminals and crimes. This recent brutal murder of Jain Muni Acharya Nandi Maharaj, Kamakumara Nandi Maharaj from Chikkodi in Belgaum is shocking. The Jain Munis are known for their non-violent, their service to communities. पुलिस ने बताया कि काम कुमारा नंदी महाराज 15 साल से नंदी पर्वत जैन मठ में रहते थे। 6 जुलाई को उनके प्रबंधक बसाड़ी भीमप्पा उगारे ने उनके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि मुनि लोगों को ऋण दिया करते थे। संदिग्धों को भी उन्होंने पैसा दिया जिसे वापस मांग रहे थे, लेकिन बदले में उनकी हत्या कर दी गई। इस जघन्य हत्या के विरोध में हिंदू जागृति सेना ने कलबुर्गी में अपना विरोध दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए जब इतिहास लिखा जाएगा तब मोदी जी के 9 साल के शासन को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने देश के ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 65% ग्रामीण जनसंख्या जिस देश में हो उस देश की कल्पना नाबार्ड के बिना की ही नहीं जा सकती। 4 दशक में और विशेषकर 3 दशक में नाबार्ड ने इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, एग्रीकल्चर, इस देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं और 1.5 दशक से इस देश के स्वसहाय जुटों की विकास की रीढ़ की हड्डी ने नाबार्ड सिद्ध हुई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हमारे देश में शहरों के साथ साथ गांवों का विकास भी हो रहा है। गांव आधुनिक और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव के हर व्यक्ति को, विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। कृषि अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से
कोऑपरेटिव इसके साथ जुड़ी हुई एक ऐसी गतिविधि है जिसको कृषि से कभी अलग नहीं किया जा सकता। गांव के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और विशेषकर माताओं को, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वसहाय जूथों के जो रचनाएं हुई उनको अपने पैर पर खड़ा करना और स्वाभिमान के साथ समाज में प्रस्थापित करने में नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुग्ध समितियों के लिए माइक्रो एटीएम और रुपे किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया और ई रिसोर्स पोर्टल ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट की शुरुआत भी की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण विकास में नाबार्ड की सराहना करते हुए कहा कि 14% वृद्धि के साथ नाबार्ड ने अब तक 20 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास में फाइनेंस किए हैं, जिसके चलते पिछले 4 दशकों से नाबार्ड इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, कोऑपरेटिव संस्थाएं और 1.5 दशक से स्वयं सहायता समूहों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में आगे ब्रेक पे जाएं उससे पहले आपको बताते हैं अभी तक कौन सी बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई हैं। जो महत्वपूर्ण 2 बड़ी खबरें का जिक्र किया जा सकता है कि किस तरीके से, और हम उसका जिक्र करेंगे। लेकिन इसके अलावा इस वक्त कमिंग अप की अगर बात की जाए तो आगे आप देखिए तमाम राज्यों में किस प्रकार से सैलाब ने सितम मनाया हुआ है, उसका हम जिक्र करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक जिन बड़ी खबरों का जिक्र हमने किया है न्यूज नाइट में, उसका हम भी जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का कल से फ्रांस और यूएई का दौरा, इस बड़ी खबर को हमने आपको दिखाया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कैसे चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर तकरार बनी हुई है, उसका जिक्र भी हमने किया है। लेकिन हम यहां से आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कैसे मौसम ने एक तरीके से हाहाकार मचाया हुआ है कई जगहों पर, खासतौर से पहाड़ी राज्यों में। बात हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों को छोड़कर बाकी स्थानों पर आज थोड़ी हल्की बारिश हुई है, लेकिन जगह जगह पर पानी से मची तबाही के निशान अब साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक और हवाई सर्वे कर रहे हैं। राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में लगातार जुटी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बार मौसम की मार से राज्य को 4000 करोड़ का अभी तक नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में आज 4 जिलों में भारी बारिश हुई, जबकि अन्य जिलों में बारिश से थोड़ी राहत मिली। लेकिन अब तक इन इलाकों में इतना पानी बरस चुका है कि जगह जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लगातार बारिश के कारण मंडी, कुल्लू मनाली समेत हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बरकरार है। मनाली में लगातार बारिश के चलते अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई जगह पर भूस्खलन हुआ, पुल ढह गए। इन तस्वीरों में भारी बारिश से हुई तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। वहीं विक्टोरिया ब्रिज और पंचवक्त्र मंदिर के आसपास पानी का स्तर तो नीचे आ गया है, लेकिन पानी से यहां काफी नुकसान हुआ है। चंद्रताल में फंसे 300 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही बर्फ से ढके चंद्रताल झील इलाके का हवाई सर्वे भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक जगह जगह फंसे 50,000 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 20,000 पर्यटक अब भी कई जगह पर फंसे हुए हैं। दूरसंचार की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, बिजली की व्यवस्था पूरे सैंज गांव में पूरी तरह चरमरा गई है, पानी की व्यवस्था चरमरा गई है। और अभी हमने फौरी तौर पर उनको आज या कल में जो हमारी आर्थिक सहायता है 1 करोड़ रुपए की, मैंने उन्हें आर्थिक सहायता देने की बात कही है। और जो खाने का अनाज है उसको हम कल उनके पास भेजेंगे।
राज्य में मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक का कहना है कि आज और कल बारिश में कमी रहेगी। 14 जुलाई के आसपास मॉनसून फिर से सक्रिय होगा और अगले 48 घंटे में भूस्खलन की आशंका है। पिछले 24 घंटे में 4 जिले ऐसे हैं जहां पे बारिश हुई है। जहां पे हमने प्रेडिक्ट किया था उसमें सिरमौर, सोलन, शिमला और किन्नौर। और सिरमौर में रेणुका में हाईएस्ट रेनफॉल है। इसी तरह से उसके बाद किन्नौर के कुछ रिकांगपियो है, वांगटू है और कल्पा, यहाँ पे भी मॉडरेट बरसात हुई है। यहाँ तक फोरकास्ट की बात है, आज और कल बारिश में कमी रहेगी। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स, फॉग, ये कंडीशंस तो आगे भी बनी रहेंगी नेक्स्ट 48 आवर्स। 15 तारीख के बाद बारिश में और तेजी आएगी। इन सब के बीच राहत बचाव काम में लगी टीम ने कसौल में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाला, तो वहीं लाहौल स्पीति में भी फंसे हुए लोगों को बचाया गया। जहां सड़कें भूस्खलन की चपेट में आने से बंद पड़ी हैं, वहां हवाई मार्ग से राहत सामग्री भेजी जा रही है। बारिश में सबसे ज्यादा तबाही झेल रहे कुल्लू के भुंतर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर सैंज घाटी में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर उत्तराखंड में भी मौसम से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जगह जगह भूस्खलन जानलेवा साबित होता दिखाई पड़ रहा है। राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं अन्य 5 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी बारिश का जारी किया गया है। शासन प्रशासन बार बार लोगों से इन दिनों राज्य की यात्रा से बचने की अपील भी कर रहा है। उधर नेपाल से लगे राज्य के सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ में बाढ़ और यहां के विकराल रूप धारण कर लिया है। दरअसल धारचूला में NHPC के छिरकिला बांध से पानी छोड़ा गया, जिसके कारण धौलीगंगा और काली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वहीं चमोली में लगातार बारिश के कारण पाताल गंगा में जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर धराली में खीर गंगा के ऊपर से सड़क बह गई। पहले तो मैं जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं उनसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया, निवेदन किया, मैं भी कर रहा हूं कि वो मौसम विभाग की जो भी गाइडलाइन है उनको देख के आएँ। दूसरा, हमारे प्रदेश में आपदाएं जो है, जितनी भी आजकल आपदाएं आ रही हैं, पूरी सरकार जो है अलर्ट मोड पे है। आपने देखा होगा कि हमने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी, सब ने जो है जिलाधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं। सभी हमारे अब हाईवे भी खुल गए हैं। जो हमारी ब्रांच रोडें हैं वो भी लगातार उन पर JCB द्वारा जो है मलबा हटाया जा रहा है। और स्कूलों में भी हमने पूरी व्यवस्थाएं कर दी। स्वास्थ्य विभाग में जितने भी हमारे डॉक्टर छुट्टी ले रहे थे, हमने सबसे आग्रह किया है कि कोई डॉक्टर छुट्टी पे न जाए, क्योंकि जब तक बरसात का मौसम है तब तक जो है इसको ठीक ठाक रखा जाए। तो सभी लोगों से आग्रह किया गया है और मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते ही सब लोग जिनको भी सफ़र करना है वो करें। तो हालात सिर्फ पहाड़ी राज्यों में खराब नहीं बल्कि मैदानी राज्यों में भी स्थिति कमोवेश वैसी बनी हुई है। दिल्ली में यमुना नदी में आई बाढ़ ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दिल्ली सरकार लगातार स्थिति को नियंत्रण में करने का बात तो कह रही है, लेकिन हालात उसके हाथ से बाहर निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच हरियाणा, यूपी, पंजाब समेत कई और मैदानी राज्यों के इलाकों में बारिश और बाढ़ से स्थिति खराब होती हुई दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। यमुना के पानी का स्तर 207.55 मीटर पर पहुंच गया है और इसी के साथ 45 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में CRPC की धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली के कुछ जगह पर यमुना अपनी तटबंधों को तोड़कर पार कर सकती है, तो जहां पर भी ऐसा खतरा है वहां पर दिल्ली सरकार ने सिंचाई नियंत्रण विभाग तटबंधों को मजबूत करने का काम किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ की स्थिति पर सचिवालय में एक आपात बैठक की अध्यक्षता की। लगातार स्थिति के ऊपर जो है नजर बनाई जा रही है। हरियाणा और केंद्र सरकार के संपर्क में हम लगभग हर घंटे बातचीत कर रहे हैं। इस बीच भाजपा ने बाढ़ प्रबंधन को लेकर दिल्ली सरकार की लापरवाही पर जमकर आलोचना की। हमारे कार्यकर्ता सभी बाढ़ से प्रभावित लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन शर्म की बात यह है कि दिल्ली प्रशासन के अधिकारी आज सुबह वहां जाकर उनको धमकाते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को डराते हैं।
पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण अंबाला में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार बारिश के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के अंबाला स्थित आवास में पानी भर गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अंबाला के बाढ़ प्रभावित गांवों में ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिला प्रशासन के साथ बैठकर बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब अलर्ट हैं और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहां हमको एनडीआरएफ की आवश्यकता पड़ी है तो एनडीआरएफ को हमने बुलाया है, जहां आर्मी को आवश्यकता पड़ी है आर्मी को भी हमने बुलाया है और राहत कार्य जितने भी ज्यादा संभव हो सकते हैं वो सब हमने किए हैं। इस बीच पंजाब के फिरोजपुर में जीरो लाइन के पास पाकिस्तान के बांध टूटने के बाद भारत के सीमावर्ती इलाकों में पानी घुस रहा है। ये इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव के काम में लगी हुई है। फिरोजपुर में 20 यूनिट सेना काम पर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए। बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और निचले इलाकों में पानी घुस गया है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बाढ़ को लेकर सतर्कता बरती जा रही है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। प्रदेश में अभी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। सरकार सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ राजेश राज और गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर खेल से जुड़ी हुई। भारत के निशात कुमार ने पेरिस में जारी पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई है। निशात ने टोक्यो पैरालंपिक में भी रजत पदक जीता था। निशात ने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 2.09 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक अपने नाम किया है। इस पदक के साथ निशात इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हर निजी स्पर्धा में पदक जीतने वाले 4 एथलीट 2024 के पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर में 17 और 18 जुलाई को आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस महीने की 17 और 18 तारीख को गांधीनगर गुजरात में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की तीसरी बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और माननीय सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास करेंगे। भारत में जो पहली मीटिंग वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की हुई थी फरवरी में बेंगलोर शहर में, वहाँ पर इस वर्ष में भारत की G20 अध्यक्षता के वर्ष में किन प्राथमिकताओं पर काम किया जाएगा उसके बारे में विचार हुआ था, उसके बारे में निर्णय हुए थे। तो इस खबर के साथ न्यूज नाइट में फिलहाल बस इतना, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत दौरे पर आए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मुथलपोजी बंदरगाह पर लगातार हो रही मछुआरों की नौका दुर्घटना की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति भेजेगी। ये घोषणा केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ बैठक के बाद की। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार इंडियन मोबाइल कांग्रेस में पार्टनर कंट्री की संख्या बढ़ाने पर खास तौर पर जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालयों के छात्रों को जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 169वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने विभाग की कई पुस्तिकाओं और वेबसाइट का अनावरण किया। उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों को महानिदेशक मेडल पुरस्कार प्रदान किए गए।